हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5th का थर्ड चैप्टर चखने से पचने तक पढ़ेंगे, जो कि हमारे सी टेट या फिर टेट जिसमें ईवीएस का पोर्शन आता है उसको कवर करेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर क्लास 5th के पढ़ा दिए हैं और थर्ड और फोर्थ के भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो ऐसे आप इस चैनल से जुड़े रहें तो इससे आपका ईवीएस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चखने से पचने तक। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके लाइन से ही क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ लाइंस जो होंगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, तो मैं बता दूंगी। जैसे कि ये है यहाँ पे स्वाद ही स्वाद है। इसमें क्या है कि झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। यानी कि इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है वो अलग अलग भोजन के अलग अलग स्वाद होते हैं। तो इसी टेस्ट के बारे में इसमें ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं जिससे बच्चे जुड़ सकेंगे कि खट्टा मीठा और कड़वा तीखा ये कैसा लगता है और कौन सी सब्ज़ी खट्टी है मीठी है, ये सब चीज़ें बच्चे पहचान पाएंगे। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह की स्वाद की चीज़ें खाकर, झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या? इमली चाटते चाटते जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंख बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें लीं और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट से पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तो ये हैं, ये झूलन, ये झुम्पा है और ये उनकी माँ है। इन लोग के बीच में ये टेस्ट को लेकर, चखने और स्वाद को लेकर के डिस्कशन हो रहा है। तो झुम्पा ने कई सारी चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। कैसे? क्योंकि मछली दूर से ही हम महक कर बता देते हैं कि मछली है। तो कुछ चीज़ें हम बिना चखे ही उसके स्मेल से बता देते हैं। तो तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आँखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। अब चर्चा करो और लिखो। इसमें क्या चर्चा करना है बच्चों को कि खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद बताओ। तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद बताने हैं, जो कि वे सोच के बता सके। जैसे आइसक्रीम, बिस्किट, उनकी जो भी पसंद की चीज़ें हैं। जैसे टॉफ़ी खाते हैं, अगर वे नमकीन वाली चीज़ें खाते हैं तो वो कैसा लगता है उन्हें। इमली अगर खाते हैं तो वो कैसा उसका टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे बताएंगे कि उनका टेस्ट कैसा होता है। तुम्हें एक ही तरह की स्वाद पसंद है या अलग अलग? बच्चों से एक प्रश्न पूछे कि आपको एक ही तरह की स्वाद पसंद है या अलग अलग। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हैं हम?
तो आप बताओ कि कौन सी चीज़ें हैं जो बिना देखे और चखे सूंघ कर आप पहचान सकते हो। एक तो मछली हो गया, एक जो चीज़ है वो एग है। अंडा को भी आप दूर से सूंघ कर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अंडा बन रहा है या फिर ये अंडा है, और बिना देखे और बिना उसको चखे। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट डाल के, मसाले वगैरह डाल के बनाए गए हैं। अगर कोई ऐसी फास्ट फूड है या फिर कोई सब्ज़ी, कुछ भी जिसको दूर से ही उसकी महक आती हो, जैसे संतरा है। संतरे को भी हम अगर कहीं आसपास खाते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पर संतरा खाया जा रहा है, तो उसे भी हम पहचान सकते हैं। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हारे नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? तो क्या कोई नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? ऐसा क्यों होता है? आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अब आपको यहाँ पर आँख बंद करके स्वाद पहचाना है। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपनी साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो, स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। यानी कि जीभ के अलग अलग हिस्से पे यहाँ पे दिखाया गया है। जीभ का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग हिस्से पे अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमें कड़वा, अगर कोई चीज़ कड़वी है तो उसका पता चलता है। इधर के हिस्से पर, यहाँ पर हमें खट्टा, अगर कोई चीज़ खट्टी है तो वो पता चलती है। और इस साइड पे ऐसे, यहाँ पर हमें नमकीन, अगर कोई चीज़ें नमक वाली है तो नमकीन का पता चलेगा, या खारी। और आगे मीठा, तो आगे हमें मीठा का पता चलता है। तो जीभ के हमें अलग अलग हिस्से पर अलग अलग स्वाद का अनुभव होता है। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो। होठ, तालू, जीभ के नीचे। होठ, तालू या जीभ के नीचे। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? तो ऐसा करके आप देखो कि होठ पर अगर आप कोई चीज़ रखते हो, क्या आपको इसके टेस्ट का पता चलता है? तो ये प्रैक्टिकल आप बच्चों से करा सकते हैं। उसके बाद ये है जो इम्पॉर्टेंट है, शिक्षक संकेत। आँख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरह से, जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। यानी कि बच्चे खाने में विविधता, कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं खाने में, इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे खट्टी मीठी चीज़ें, तीखा या चटपटा, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं खाने के लिए। अब क्या है कि जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसा दिखता है? तो ऐसा करके आप देखो कि जीभ पर क्या कुछ दाने के जैसा दिखता है। और जीभ के हिस्से को आप कपड़े से साफ़ कर लो और उस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें रख कर देखो, तो उससे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा टेस्ट पता चलता है। अब ये देखो, कुछ प्रश्न है। बताओ, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। सी 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 करने का मतलब कि उसने कुछ तीखा खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वाद के लिए आवाज़ें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा।
अब चबा कर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या चावल या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निकल जाओ। क्या चबाने के से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 या 32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? तो ऐसा करके आप देखो कि पहले रोटी का टुकड़ा ले लो या कुछ चावल के दाने ले लो और उन्हें चबा कर 3-4 बार चबा कर निकल जाओ। और बाद में तुम क्या करो, तब टेस्ट में देखो कि कैसा लग रहा है। और उसके बाद क्या करो कि 20 से 30 बार चबा चबा कर खाओ और तब देखो कि उसके टेस्ट में क्या बदलाव आता है। यहाँ पे शिक्षक संकेत दिया है कि मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह ना जा पाएँ कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। तो इसके लिए बच्चों को आपको हेल्प करना होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा स्वाद का पता चलता है। चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। जब तुम कोई सख्त चीज़ें जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे। सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। तो लार क्या काम करती है हमारे मुंह में, तो इसका जैसे भोजन को लसलसा बनाने में और निगलने में हेल्प करती है। ऐसे हम लोग कोई भी भोजन करते हैं तो सूखे अगर लार नहीं होगी तो सूखा सूखा वो हमारे पेट में कैसे जाएगा। इससे लार हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करती है और उसका टेस्ट लार की वजह से ही हमें टेस्ट का पता चलता है और भोजन को मिक्स करने में, उन्हें पचाने में, इन सारी चीज़ों में मदद करती है लार। अब ये देखो अगले पृष्ठ पर बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं व उनका चित्र बनाएं। बच्चों को की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान सृजन के मौके मिले। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। अब बच्चों को पाचन तंत्र का तो अगर आप चित्र बनाकर दिखा दें, लेकिन इससे पहले आप बच्चों को ही एक्टिविटी कराओ कि देखो ये मतलब वो खुद ही अपने फेस पर या अपने फ्रेंड्स के फेस पे मतलब मुंह पे बता सकते हैं आप कि यहाँ पे ये आपका मुंह है, फिर ये आपका जीभ है और यहाँ पे माउथ, टिथ, टंग, जो कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है जैसे स्टमक, फिर ये सारी चीज़ें वो खुद ऑब्ज़र्व करें। खाना अगर वो खाते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे होता है, और अपनी दिनचर्या खाते हैं फिर उसके बाद से एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें बच्चों को खुद ऑब्ज़र्व करने के लिए कहिए कि कैसे वे खाते हैं। पहले वो मतलब चबा चबा के खाते हैं तो फिर वो कहाँ से कहाँ पर जाता है, हमारे गले से लेके फिर हमारे स्टमक तक। ये सब कुछ बच्चे जब खुद ऑब्ज़र्व करेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन में बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारे चित्र और साथी के चित्र एक जैसे हैं या अलग? तो ये है वो चित्र, इसमें बच्चे बनाएंगे कहाँ कहाँ पर खाना जाता है। तो पहले मुंह से, फिर कैसे जाता है, क्या क्या होता है, ये सब कुछ वो खुद से अपनी कल्पना को, अपनी ऑब्जर्वेशन को इस चित्र में बना कर देखें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स से भी कंपेयर करके देखें। बच्चों में वैसे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बट वो एक दूसरे से सीखें कि कैसे उनका फ्रेंड वो क्या ऑब्ज़र्व करता है और वे क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
अब चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा? भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। ये बच्ची बोलती है, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। ये बच्चा बोलता है, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। ये बोलती है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। और ये बच्ची बोलती है कि जब मेरी बहन को भूख लगता है तो वो रोती है, जैसे छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं तो वो रोते हैं। और मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। ये डॉग बोलता है, मैं भी रोता हूँ। अब देखो, ये यहाँ पे जो था वो भूख लगने पर क्या करते हैं आप, उसके बारे में था। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ ही दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो। उल्टी उसके पिता जी ने उसे पानी में नमक चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर गई। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गए। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। तो ये है सच्चक संकेत। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र में बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे यह यह संबंध समझ पाएंगे। यानी कि वे नहीं समझ पाएंगे कि कैसे ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है और कैसे ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज की कमी हो जाने पर कैसे कमज़ोरी हो जाती है, ये सब कुछ वे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ कहानी के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को भी ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? चित्र देखकर बताओ कि नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। अब खिलाड़ी कहानी खिड़की वाले पेट की। अब ये खिड़की वाली पेट की एक कहानी है। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। तो ये किसका है? राजेश उस्तादी, चकमक, अगस्त 1985 में। जिसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया है कि कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता मेजस फौजी के बारे में इस कविता में मतलब कि बताया गया है। एक फ़ौजी हैं, उनके बारे में। अब उनका नाम है मार्टिन। उन्हीं से जुड़ी हुई यहाँ पर भी चीज़ें हैं। तो तुमने कविता मेजस फौजी के बारे में पढ़ा। वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। अब डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। मतलब उनके पेट में छेद हो गया था और जो कि बहुत बड़ा रूप ले लिया था। तो लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है। यानी कि चमड़ी की
एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था कि डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी नहीं कर रहे और उनकी शादी भी हुई। मतलब कुछ काम भी करते रहे मार्टिन, और उनकी शादी भी हो गई थी इन 9 सालों में। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी? इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया। फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में उबली हुई मछली की 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमारे पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इसी तरह का कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वहीं मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितना देर लगा उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोंट की जो तालिका है वो इस प्रकार है। तो इसमें क्या है कि कच्चा दूध पचने में लगा समय, पेट में पचने में कितना समय लगा? 2 घंटे 15 मिनट। और गिलास में पाचक रस जो निकाला गया उसमें 4 घंटे 45 मिनट। और उबला हुआ दूध 2 घंटे में पेट में पचता है और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है और गिलास के पाचक रस में 8 घंटे में। कम उबला अंडा 3 घंटे में पचता है और गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट में पचता है। और कच्चा अंडा फेटा हुआ जो कि 2 घंटे में पेट में पचता है तो 4 घंटे 15 मिनट में गिलास के पाचक रस में पचता है। और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है और 4 घंटे में गिलास के पाचक रस में पचता है। तो डबल टाइम लगता है गिलास के पाचक रस में पचने में, वहीं पेट में जल्दी से पच जाता है। कहो अब क्या सोचते हो, है कुछ फ़ायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका में देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते हुए सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीन की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन की पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? यानी उनका पेट और हमारा पेट का जो सिस्टम है वो एक ही तरह का है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अब सोचो और चर्चा करो। अगर डॉक्टर बोमोंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते?
उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। यहाँ पे शिक्षक संकेत दिया है कि इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं। पेट क्या होता है, आंतें क्या काम करती हैं, यह सब वे बड़े होकर जानेंगे। यानी कि बच्चों को सिर्फ एक ड्रॉलाइन हमें देना है, पूरी जानकारी नहीं देनी है। कैसे वो बस खाते हैं, कैसे मुंह में पचता है, पूरी आंत में कैसे जाता है, वहाँ पे क्या होता है, हार्मोन्स या फिर ये एसिड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपेक्षा नहीं करेंगे कि वे समझ पाएंगे। तो बस इतना ही, उन्हें उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन हमें नहीं देना है। सही खाना और सही सेहत, मतलब कि जो लोग अच्छा खाते हैं उनका सेहत अच्छा होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे हैं, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है। अब ये देखो, रश्मि कितनी पतली सी, दुबली सी, छोटी सी है, और यहीं कैलाश मोटा सा, लंबा सा है, अपने एज से अधिक। और रश्मि 5 साल की है, जो कि और छोटी लगती है, लगता है कि 3 साल की है। और यही कैलाश 7 साल का है, जो कि 7 साल का नहीं, लगता है कि 12 साल का है या 10 साल का है। तो देखो यहाँ पे 3 साल की लगती है रश्मि, 5 साल की है। 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती है। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। कैलाश है, जो कि 7 साल का है, उम्र में बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, घर का खाना उसे पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा, जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना खाना। अब यहाँ पर कुछ चर्चा करने के लिए प्रश्न है जो कि दिए गए हैं रश्मि के बारे में और कैलाश के बारे में, कि किस तरह का खाना उन्हें। तुम्हें क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। अब ये देखो, पता करो, दादा दादी से पूछो, जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना खाते थे। तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग हैं? भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। एक तरफ कैलाश जो कि घर का खाना पसंद नहीं करता है, दूसरी तरफ रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं है। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब ये देखो, उड़ीसा के कोलाहांडी ज़िले में के बारे में इसमें दिया गया है। तो ये 3 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। 30 साल की, वही मैं सोच रही हूँ 3 साल की, 30 साल की गोमती जो एक बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत कि उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कोलाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कोलाहांडी मैंने पढ़ा था, कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों रह जाते हैं?
तो इसके बारे में आप सोचो कि कभी-कभी गोदामों में जो धान है, चावल है, वो पड़े-पड़े सड़ जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को, उन गरीबों तक नहीं पहुँचाया जाता है जिनको इसकी आवश्यकता है। तो आज के समय से कंपेयर करो और उस समय से कंपेयर करो कि आज के समय में गवर्नमेंट क्या-क्या चीज़ें कर रही हैं। सभी को खाने के लिए भरपेट अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब सोचो और चर्चा करो, क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता है? इससे क्या-क्या कारण हो सकते हैं? जो पर बच्चों से चर्चा करने में उनके अंदर दया, करुणा ऐसी भावना आएगी जिससे वे दूसरों की मदद करेंगे और खाने को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर खाना बच जाएगा तो वे उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे जिनको उसकी आवश्यकता हो। क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा जहां बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ पर? हम क्या समझे, हमने क्या समझा इस चैप्टर से? तो जब तुम्हें ज़ुकाम होता है तो क्या बेस्वाद तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? जब आपको ज़ुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए तो हमारा मुँह ही पचाना शुरू कर देता है, तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो। सही खाना न मिले तो बच्चों को क्या-क्या परेशानी हो सकती है? तो ज़ुकाम के समय में हमें टेस्ट क्यों नहीं आता है और हमारा खाना जो पचना स्टार्ट होता है वो हमारे मुँह से स्टार्ट हो जाता है। कैसे? तो जब हम मुँह में लेते हैं तो चबाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से हमारे लार में मिक्स हो जाता है। मैंने बताया था कि लार जो है वो एक तरह से पचाने का काम करता है। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या-क्या परेशानी होगी? जो परेशानी रश्मि और कैलाश के साथ हुई वही परेशानी होगी। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? जो मैंने एक-एक लाइन को पढ़ा है, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं पूरी एक सीरीज़ ये कंप्लीट करवाऊँगी एनसीईआरटी ईवीएस की 3, 4, 5 जो क्लासेस हैं उनकी एक-एक चैप्टर को और एक-एक लाइन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और बाद में क्या इम्पोर्टेंट है इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।